हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि 7 तारीख को आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। क्लास 9 के इस बार साइंस के एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोग इस वीडियो में उसे देखेंगे। ये जो है ये आप लोग का प्रश्न बैंक है जो JCERT यानी कि झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड द्वारा दिया गया है। तो इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आ सकें। आप लोग इस एग्ज़ाम को, जो रेल एग्ज़ाम लिया जा रहा है हर महीना, इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में जुड़े जाएंगे। तो आप लोग इसे सीरियसली लेकर पढ़ाई कीजिए और हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए। इसमें आपके हर एक एग्ज़ाम का, हर एक रेल एग्ज़ाम का जो है पूरा वीडियो डाला जाएगा। जैसे कि आज मैं ये साइंस का पहला पार्ट डाल रहा हूँ, कल मैं इसका दूसरा डालूंगा और जब तक एग्ज़ाम चलता रहेगा मैं आप लोग के साथ खड़ा रहूँगा और हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आप लोग को वीडियो बना के देता रहूँगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इस बार कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस बार कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें जो है आपके 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। पहला जो चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ और दूसरा जो चैप्टर है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इन्हीं 2 चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव को करेंगे। आप लोग पूरे ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन को अच्छा से कॉपी में उतारिए और इसे याद कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जैक बोर्ड द्वारा दिया गया है, ये क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग के क्वेश्चन जो होंगे इसी से पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पदार्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों को वर्गीकृत किया है। वे हैं, यहाँ ऑप्शन में दिया है आपका अग्नि, आकाश, वायु और इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अग्नि भी है, आकाश भी है, वायु भी है और जो अगला 2 है वो है जल और आपका मृदा यानी कि मिट्टी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, देखिए पदार्थ बने होते हैं। तो पदार्थ किससे बने होते हैं, ऑप्शन में क्या है हमारा, ठोस से, तत्व से, कणों से या गैस से। तो इसका सही उत्तर होगा पदार्थ कणों से बने होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कण होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं, देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म या बड़े आकार के। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूक्ष्म होते हैं पदार्थ के कण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए जब हम लोग चीनी को पानी में घोलते हैं तो जो चीनी के कण होते हैं वो और पानी के कण के बीच में जो हमारा गैप होता है उसमें जाके वो भर जाता है। तो इससे क्या होता है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखिए, वृद्धि होती है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या पहले से दुगना हो जाता है। तो देखिए वो जो कण है चीनी के, वो अगर पानी के कणों के बीच में जाके ये घुस जाएंगे वहाँ, तो वो उससे क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा वहाँ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है जल, ईर्ष्या, गंध या इत्र की सुगंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ईर्ष्या। ठीक है। आप लोग इस चैप्टर में जल के बारे में भी पढ़े हैं, गंध के बारे में भी पढ़े हैं और इत्र की सुगंध के बारे में भी पढ़े हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईर्ष्या। ईर्ष्या हम लोग का पदार्थ नहीं है। ईर्ष्या मतलब होता है जलन। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो पदार्थ के कणों में हमारा कौन सा ऊर्जा होता है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है। देखिए अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो पदार्थ के कणों में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए गति तेज हो जाती है, गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा आपका गति तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो देखिए पदार्थ के कण जब मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
उससे कहते हैं हम लोग विसरण। ऑप्शन नंबर ए में है विसरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जिसमें चीनी को पानी में घोले थे और पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। उसी प्रकार उसका हम लोग कारण क्या दिए थे कि जो जल के कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो है रिक्त स्थान होती है, यानी कि गैप होती है, तो वहाँ पर जाके वो चीनी के कण या नमक के कण जाके वहाँ घुस जाते हैं और उसको फिल करते हैं, वो वाला जो रिक्त स्थान है वो भर जाते हैं। तो फिर मतलब जो हमारा जल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है हमारा, कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये होगा पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन पदार्थ है। देखिए, यहाँ फिर से वही क्वेश्चन आया है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है। तो ए नंबर में दिया है स्नेह यानी कि प्रेम, बी नंबर में घृणा, सी नंबर में विचार या डी नंबर में घड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, घड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो ठोस के कणों के बीच कैसा आकर्षण बल होता है, कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस के जो कण होते हैं, दो कण के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इससे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बाह्य बल लगने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, देखिए, बाह्य बल मतलब होता है आपका बाहर से अगर हम लोग कोई बल लगा रहे हैं तो ठोस की आकृति पर क्या परिवर्तन आएगा। आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती, आकृति बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम लोग किसी ठोस में बाहर से बल लगाएंगे तो आकृति उसकी बदल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। द्रवों का, यहाँ देखिए द्रव का गुण यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग को उसको बताना है। आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन अनिश्चित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी है, पानी को अगर हम लोग बोतल में डालें या कटोरा में डालें या ग्लास में डालें, वो किसी का भी आकार ले लेता है, लेकिन उसका आयतन अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसे होती है। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसे होगी, नियमित होगी, अनियमित होगी, नियमित और तीव्र होगी, अनियमित और तीव्र होगी। तो इसका सही उत्तर है अनियमित और तीव्र होगी। देखिए, गैस का जो कण है वो बहुत तेज़ी से इधर उधर भागते हैं, इसीलिए ये अनियमित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग का 16 देखते हैं। 16 में क्या पूछ रहा है, द्रवों में किसका विसरण संभव है। द्रवों में आपका ठोस का, द्रव का, गैस का, या तीनों का। तो इसका सही उत्तर होगा तीनों का। जैसे देखिए, पानी में हम लोग चीनी और नमक जो ठोस रूप में उसको भी घोल सकते हैं, पानी में हम लोग कोई द्रव जो है दूसरा उसको भी हम लोग पानी में घोल सकते हैं। गैस हो गया, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, उसको भी हम लोग, गैस को भी पानी में घोल सकते हैं। तो ये तीनों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आंसर होगा, सी, दोनों निश्चित होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड़िता अधिक है। संपीड़िता मतलब हम लोग किसको ज़्यादा दबा सकते हैं, ठोस को, द्रव को, गैस को, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा गैस को। देखिए, ठोस को हम लोग ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, दबाने से भी उस पर कोई असर नहीं होगा, उसके कण बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। द्रव में भी, द्रव को हम लोग दबा तो सकते हैं पर उतना हद तक नहीं दबा सकते हैं जितना गैस को। तो सबसे ज़्यादा हम लोग किसको संपीड़ित कर सकते हैं, गैस को। जैसे गैस को संपीड़ित करके हम लोग सिलेंडर में भरते हैं, एलपीजी गैस, हम लोग गैस को संपीड़ित करके पेप्सी, थम्स अप में डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका सही उत्तर होगा गैस। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य में रिक्त स्थान अधिक होता है। तो हम लोग जानते हैं किसके कौन पदार्थ के कणों के बीच में अधिक रिक्त स्थान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा गैस। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है।
तो इसका सही यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, एक है CNG गैस, दूसरा LPG, तीसरा जल गैस और चौथा है नाइट्रोजन गैस। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा CNG गैस। वाहनों में CNG गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होती है। देखिए, गैस का जो आकर्षण बल होता है कणों में वो बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में और फिर गैस में। गैस के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा कि जो गैस के कण हैं वो द्रव के कण से ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, तो उनमें आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, कम। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पानी की संपीड़ितता अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसीलिए उसको हम लोग आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कि उसको आसानी से हम लोग काट सकते हैं। अगर यही कोई ठोस होता तो ये नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो देखिए, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यहाँ ऑप्शन में दिया है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा केल्विन, है ना। केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी कि SI मात्रक जो है वो है हमारा केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किस तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। ठीक है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं हम लोग। मतलब मास, द्रव्यमान क्या हो गया हम लोग का, मास प्रति इकाई आयतन यानी कि वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम किसका होता है फॉर्मूला, डेंसिटी का होता है, यानी कि घनत्व का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका क्या पूछ रहा है, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। तो यहाँ पर देखिए, बर्तन की दीवार पर गैस के कण जो टकराते हैं, ठीक है, तो उस पर गैस में क्या बनेगा, दबाव बनेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दबाव। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का क्या कहलाता है। तो वह देखिए, ठोस पिघल कर द्रव में बदल रहा है, मतलब गल रहा है, तो उसका हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ठोस में तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। ऑप्शन में है घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ठोस में अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो उसके कण क्या होंगे, और तेज़ी से उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो तेज़ी से दूर दूर होने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 28 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा क्या रहता है। अब देखिए, ये हम लोग का आपका जो है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कोई ठोस गलता है तब तापमान क्या रहता है। देखिए, कोई ठोस जब द्रव में बदल रहा है तो वो जब तक द्रव में पूरी तरह से नहीं बदलता तब तक वो समान ही रहता है। जैसे अगर बर्फ़ हम लोग का 0 डिग्री में पिघलना शुरू हुआ है तो हम लोग उसमें कितना भी ऊष्मा देते रहें वो 0 डिग्री पर ही रहेगा जब तक वो पूरी तरह से आपका द्रव में ना बदल जाए। वो जो ऊष्मा जाती है वो उसे हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और वो ऊष्मा ठोस का द्रव में बदलने के लिए जो उसमें एनर्जी लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है, उसी में वो परिवर्तित होता है। तो उस समय हमारा जो तापमान रहेगा वो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बर्फ़ का गलनांक होता है। अब देखिए, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ़ जब पिघलता है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पिघलता है बर्फ़। यहाँ पर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं नहीं दिया है, यहाँ 100 डिग्री दिया है या 37 डिग्री दिया है। यहाँ पर 373 केल्विन दिया है। 373 केल्विन होता है आपका डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपका यहाँ दिया हुआ है 273.16 केल्विन, इसका मतलब होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बर्फ़ का गलनांक यानी कि बर्फ़ कब गलना शुरू होता है, 0 डिग्री पे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए नंबर 273.16 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, शुष्क बर्फ़ कहेंगे। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से होती है। क्या होती है, देखिए, जो जल के कण होते हैं और बर्फ़ के कण होते हैं 273 केल्विन, यानी कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल है और जो बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल रहा है और जल में बदल रहा है, तो जल के कण में ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, अधिक। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगते हैं उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, द्रव उबलने लगते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे क्वथनांक, और जब आपका ठोस पिघलने लगता है, गलने लगता है, तो उसको गलनांक कहेंगे। तो यहाँ उबलने का बात किया है तो इसका हो जाएगा क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 33, 373 केल्विन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 373 केल्विन का मतलब होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। तो देखिए, अभी जैसे ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग जल और आपका बर्फ़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो बर्फ़ का जो था वो जल से कम था, तो उसी प्रकार यहाँ भी आपका जो भाप के कणों का तापमान होगा वो आपका जल के कणों के तापमान की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। भाप में ज़्यादा ऊर्जा होगा, ठीक है, क्योंकि भाप के कण दूर दूर होंगे और उनमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। जो गुप्त ऊष्मा होती है वो भाप में चला जाता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब देखिए, तापमान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसका अवस्था में भी परिवर्तन होगा। जैसे जैसे हम लोग तापमान बढ़ाते जाएंगे, ठोस द्रव में बदल जाएगा, द्रव गैस में बदल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि 300 केल्विन कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 273 केल्विन जो है, 273 केल्विन हमारा वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो 300 केल्विन कितना होगा, हम लोग 273 में 300 केल्विन को जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो 273 में अगर हम लोग 300, तो चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 300 केल्विन जो है, 300 केल्विन को हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर मानेंगे। तो 300 केल्विन को अगर हम लोग को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 300 से हम लोग 273 को माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करते हैं ये आपको बताएंगे। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 300 माइनस 273 क्या हो जाएगा आपका उत्तर। तो ये उत्तर आपको कमेंट में देना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि 300 माइनस 273 क्यों करते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 273 केल्विन बराबर होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 300 केल्विन उससे ज़्यादा ही होगा। तो 300 केल्विन जो है, इसीलिए हम लोग 273 को 300 से माइनस करेंगे। तो माइनस करके जो आंसर आएगा आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए और बताइए कि ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और हम लोग जल्द ही, मतलब कल ही आपका इसका अगला वीडियो यानी कि आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से जाए और ये एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स उठा सकें। थैंक यू।